हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने स्टार्ट किया और BA/BSc ऑफ साम का मैथ्स न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी फॉर्मूले समझाए थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और डिफरेंट टाइप की प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूले, मतलब डिफरेंट टाइप से हमने फॉर्मूले देखे थे और उसके बेस पे एग्जांपल भी मैंने आपको समझाए थे। 3 एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट था उसमें वो था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी टेबल। अब आज जो हम करेंगे वो हैं 3 चीज़ें, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो क्वेश्चंस बच गए हैं आपकी एक्सरसाइज में वो इन पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो मीन आप सबको पता है कि किसी भी चीज़ का मीन क्या होता है। किसी भी आपको अगर 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे हैं तो उसका मीन मतलब क्या है, उन 5 के 5 सब्जेक्ट का एडिशन करके नंबर्स का और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स, तो वो क्या हो जाती है, एक एवरेज आ जाती है कि एवरेज आपके हर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स है। एवरेज हम आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम मीन। वेरिएंस क्या होता है, रैंडम वेरिएबल में वैल्यू कितनी वेरी कर रही है, ये चीज़ वेरिएंस बताता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। अब जो चीज़ आपके समझने की है क्वेश्चंस के लिए वो है इनके फॉर्मूलेज। मीन का फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है, वेरिएंस का थोड़ा सा डिराइव करके दिखा रखा आपकी बुक में, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है वो। और स्टैंडर्ड डेविएशन का तो वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट है, बस यही 3 फॉर्मूलेज है। सबसे पहले देखते हैं मीन का फॉर्मूला। मीन को डिनोट किया जाता है म्यू से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या रहता है, ऊपर होता है समेशन i इज इक्वल्स टू 1 से लेके n, यहाँ पे होता है पी आई, यहाँ पे होता है xi। x का मतलब क्या आता है, रैंडम वेरिएबल, और अगर xi है तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी आई, अगर x1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी p1, x2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी p2। ऐसे करते करते i की वैल्यू कहाँ तक वेरी करेगी, n तक वेरी करेगी, और उस सब का समेशन यानी कि सम। और नीचे क्या होता है, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n p ऑफ i। पी ऑफ आई को जब हमने ऐड किया था कल, जब हमने अपने क्वेश्चंस देखे थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, कि सारी की सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करने के बाद क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो यहाँ से जो ये नीचे वाली चीज़ हो जाएगी वो तो 1 के इक्वल हो जाएगी और आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ ये। तो मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि टर्म कहाँ गई, ये 1 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो आपका मीन का फॉर्मूला यही होता है। अब वेरिएंस का फॉर्मूला डिराइव करना देख लो कि कैसे डिराइव किया हुआ है। वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है जी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस म्यू आई का स्क्वायर और उसकी मल्टीप्लाई पी आई से। मतलब यहाँ तो सिर्फ xi इंटू पी आई था, यहाँ पे xi माइनस म्यू आई का स्क्वायर, उसकी मल्टीप्लिकेशन आपकी पी आई से, और नीचे चीज़ सेम ही रहने वाली है, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n पी आई। अगेन नीचे वाली चीज़ यहाँ पे भी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस म्यू आई का स्क्वायर पी आई। अब आपको देखने से पता चल रहा है कि आप इसको सॉल्व किस तरह से करोगे। xi माइनस म्यू आई का स्क्वायर है, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए समेशन i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नीचे 1 है, मैंने आपको रीज़न बता दिया कि समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n पी आई 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो ये कैसे ओपन होगा, xi का स्क्वायर प्लस म्यू आई का स्क्वायर माइनस 2xi म्यू आई, और ये समेशन हर किसी के साथ है और ये पी आई भी हर किसी के साथ है। हम इसको सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n पी आई के xi स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ, पी आई xi स्क्वायर, देन समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n पी आई म्यू आई स्क्वायर, देन माइनस समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n टू म्यू xi और पी आई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लिख लेते हैं, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n पी आई xi स्क्वायर, इसमें से म्यू स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं, और समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n पी आई आपको पता है 1 हो जाएगा, इसलिए हमने म्यू स्क्वायर को बाहर ले लिया। यहाँ से 2 को बाहर ले लो और म्यू को बाहर ले लो, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका xi और पी आई।
ठीक है। देखो समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई पी आई किसके इक्वल था, मीन के इक्वल। मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। तो इस वैल्यू को मैं म्यू के इक्वल लिख सकती हूँ ना। तो देखिए इस वाली वैल्यू को तो एज इट इज़ लिख दो, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n पी आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस ये म्यू आई है आई का स्क्वायर। ये टर्म किसके इक्वल बन जाएगी, 1 के इक्वल। तो 1 तो ना लिखूँ, -2 म्यू। और इस टर्म को हम किसके इक्वल लिख देंगे, म्यू के इक्वल लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने डिराइव किया है कि म्यू किसके इक्वल होता है, समीशन आई इक्वल्स टू 1 n पी आई एक्स आई। ठीक है, तो क्या बन गया ये, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n पी आई एक्स आई स्क्वायर प्लस ये म्यू आई लिख दिया क्या मैंने, ये मैंने हर जगह म्यू आई लिख दिया, एक्स आई माइनस म्यू ही रहेगा ये। ठीक है, इसको ठीक करना, ये एक्स आई माइनस म्यू है, म्यू स्क्वायर -2 म्यू स्क्वायर। ये टर्म आपकी बन गई। -2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n पी आई एक्स आई स्क्वायर और माइनस म्यू स्क्वायर के इक्वल। तो ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला किसका, वेरिएंस का। वेरिएंस को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। तो आपका सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। मैंने क्या बोला था, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर दो। देखो आप इसको ना इस तरह भी लिख सकते हो, एक और मतलब ये फॉर्मूला तो है ही। उसके बाद देखो म्यू स्क्वायर, म्यू क्या था, मीन था। तो इसको आप मीन का स्क्वायर भी ले सकते हो और इसके अंदर म्यू की वैल्यू को पुट भी कर सकते हो। म्यू की वैल्यू क्या है आपकी, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n पी आई एक्स आई। ये चीज़ है ना, म्यू की वैल्यू को पुट करके और उसका स्क्वायर भी लिख सकते हो। मतलब इसकी जगह आप मीन का स्क्वायर और यहाँ पे मीन की वैल्यू को पुट करके उसका स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद वेरिएंस यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो वेरिएंस को हम क्या करेंगे, किसकी फॉर्म में लिखेंगे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अभी हमने जो वेरिएंस का फॉर्मूला निकाला वो क्या था, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n पी आई एक्स आई का स्क्वायर। और जब आप इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दोगे ना मीन की, तो ये क्या बनेगा, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी बनेगी कब, जब आप इसके अंदर मीन की वैल्यू को पुट कर दोगे। ठीक है, तो आपका जो रैंडम वेरिएबल है एक्स, उसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं और उसको डिनोट किससे किया जाता है, ई ऑफ एक्स से डिनोट किया जाता है। ये किसके इक्वल होता है आपका, म्यू के इक्वल होता है। और इसकी वैल्यू फर्दर मतलब ये जो आपका रैंडम वेरिएबल है ना, एक्स से हम जिसको डिनोट ई एक्स से इसको डिनोट करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वो म्यू की इक्वल होती है। म्यू की वैल्यू मतलब मीन की जो वैल्यू होती है उसकी इक्वल होती है। तो यहाँ से जो आपका वेरिएंस का फॉर्मूला बनेगा ना, मैं आपको बता रही हूँ कि हम कैसे इसको लिख देते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला होगा ना जो, वो इस फॉर्मूले से क्या बनेगा, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये बनता है। तो डायरेक्टली हम स्टैंडर्ड डेविएशन को वेरिएंस का अंडर रूट लिख सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझा रखा आपकी बुक में, इसलिए मैंने आपको बता दिया, यूज़ का नहीं है आपके। आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का अंडर द रूट होता है। इसके अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दो। क्या थी इसकी वैल्यू, समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। देखो ये वाली वैल्यू को पुट किया हमने। समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n था ना, तो सिर्फ समेशन लिखा है, आई इक्वल टू 1 to n नहीं लिखा, यहाँ पे भी नहीं लिखा, पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। और इसका क्या हो जाएगा, अंडर द रूट। ठीक है, और इस वैल्यू का फर्दर इसकी फॉर्म में लिख सकते हो कि ये क्या है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है, ई ऑफ एक्स और उसका कंप्लीट का होल स्क्वायर एंड अंडर द रूट। बस इतनी सी बात है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं हुआ ना, बस वेरिएंस का अंडर द रूट करना। अब आप क्वेश्चन निकालोगे ना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है आपकी बुक में, 1 to 3 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। अगर किसी ने नहीं देखा तो चेक कर लेना ज़रूर से ज़रूर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, 2 cards आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 cards, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स। आपको नंबर ऑफ किंग्स का क्या निकालना है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। कब, जब आपने 52 कार्ड्स में से
1 बाय 1 2 कार्ड्स निकालने हैं। क्या किया आपने, 1 बाय 1 2 कार्ड्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझना पड़ेगा कि आपने जब दोनों कार्ड निकाले, एक ने कार्ड निकाला उसको रखा, दूसरा कार्ड निकाला, तो पॉसिबल केस क्या है कि किंग हो सकता है कि दोनों बार में से किसी भी बारी में ना आए, यानी कि 0, एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है। हो सकता है कि एक बार में आए, मतलब एक कार्ड पे आ जाए। अब वो डिपेंड करता है कि वो पहले कार्ड पे आएगा या फिर दूसरे कार्ड पे आएगा। तो 1 हो सकती है वैल्यू और उसके अंदर 2 केस हो सकते हैं। देन तीसरी वैल्यू क्या हो सकती है कि दोनों ही कार्ड पर किंग आ जाए, उसका केस एक ही होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। तो हम यहाँ पे एक्स को क्या डिनोट करेंगे, एक्स से हम क्या डिनोट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ किंग ड्रॉन। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। s का मतलब होगा सक्सेस और f का मतलब होगा फेलियर। टोटल आपकी कितने कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड्स हैं 52। हर किसी कार्ड के पैक में आपकी 4 किंग्स होते हैं, 4 ही क्वींस होते हैं। ठीक है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे किंग की बात हो रही है ना, तो एक डेक में कितने कार्ड्स हैं, 52। 50 में से किंग कितने हैं, 4। तो मैं कह रही हूँ कि इसके सक्सेस का मतलब क्या है कि किंग की प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी है, 4/52 इतनी है। इसको कट करके कितना आ जाएगा, 1/13। हम यहाँ पर किंग की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं फ्रॉम अ वेल डेल्ट शफल पैक ऑफ कार्ड से। फेलियर का मतलब क्या है कि किंग ना आए, यानी कि 52 कार्ड्स में से आप माइनस कर दो किसको, 4 को। यहाँ पे ये 52 क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, और 4 क्या है आपकी किंग्स। फेलियर तो जब भी होगा ना जब भी किंग्स नहीं आएंगे। किंग्स हैं कितने, 4 इसमें से माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, 48 बच जाएगा। और नीचे क्या आएगा, नीचे तो 52 ही आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो 52 ही है ना। समझ में आया। इसको कट करोगे तो कितना बचेगा, 12/13। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब हम जैसे करते थे x = 0, 1, 2, वही हम यहाँ पे करेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी कब, जब x 0 के इक्वल है। x 0 के इक्वल होने का मतलब आपको किंग नहीं मिला, यानी कि दोनों बार आपको क्या मिली है, फेलियर मिली है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो हमने कल किया ही था, 12/13 इंटू 12/13, ये कितना हो जाएगा, 144/169। ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है कि जब एक बार किंग हो, क्योंकि आप 2 कार्ड निकाल रहे हो, एक रखा आपने फिर दूसरा निकाला, तो हो सकता है कि पहली बार में किंग आ जाए, दूसरी बार में ना आए, है ना। और हो सकता है कि पहली बार में ना आए और दूसरी बार में आ जाए, तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/13, फेलियर की 12/13, फेलियर की 12/13, सक्सेस की 1/13। 12 बाई आपका 169 और ये भी 12/169, तो टोटल कितना हो गया, 24/169। ठीक है। अब केस आता है कब, जब आपके x की वैल्यू 2 है, मतलब दोनों ही आपको क्या मिल गई, किंग्स मिल गई, दोनों ही बार आपकी क्या हो गई, सक्सेस हो गई। तो प्रोबेबिलिटी दोनों ही बार किसकी निकलेगी, सक्सेस की निकलेगी, यानी कि PS इंटू PS। ये कितनी, 1/13 और ये 1/13, कितना बन गया, 1/169। ठीक है जी। अब हम टेबल बनाएंगे, जैसे हम बनाते हैं x की 0, 1, 2, 3, यानी कि इसमें भी पहले आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही कंसेप्ट यूज़ होगा। 3 तो है नहीं, यहाँ पे कितनी है, 1/69, वहाँ पे 24/3 और 0 की केस में 144 थी। आपकी क्या बन गई, टेबल बन गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये काम तो अब तक हमने करा ही था, कल भी किया था ना, तो इसमें तो नया कुछ नहीं था। अब नया क्या है, नया है आपका क्या निकालना है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या निकालना था, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ही था ना। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ही है। तो देखो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको बनानी पड़ेगी एक टेबल। टेबल में आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, XI, PI, XI का स्क्वायर भी ज़रूरत पड़ेगी, तो XI का स्क्वायर भी आप यहीं पे निकाल लेना। XI का स्क्वायर, PI और XI की मल्टीप्लाई। अगर आपको ध्यान हो तो आप इस तरह के क्वेश्चंस करा करते थे छोटी क्लासेस में, है ना। XI की वैल्यू कितनी है, 0, 1 और 2, इतनी ही है। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। PI की वैल्यू देखो, 144/169, 24/169 एंड 1/169।
उसके बाद पी आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करो, पी आई ये रहा, एक्स आई ये रहा, 144/169 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0, 24/169 की तो 24/169, 2 इंटू 1/69 की 2/169, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद पी आई की मल्टीप्लाई एक्स आई के स्क्वायर से, समथिंग इंटू 0 0, 24/169, 4 2 8, 8/169, सॉरी 8 नहीं, पी आई की मल्टीप्लाई एक्स आई के स्क्वायर से करनी थी ना, तो 4/4 ही होगा, ठीक है, क्लियर है। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n पी आई एक्स आई, यानी कि पी आई एक्स आई की जो वैल्यू है उनका आपको क्या करना है, समेशन, यहाँ पे क्या करना है इसका समेशन पी आई एक्स आई। तो देखो कितनी वैल्यू आएगी, 24/169 प्लस 2/169, 26/169, 13 2 ये आपका कट जाएगा 24, ठीक है, कट गया ये। अब ये तो थी यहाँ पे से डायरेक्ट आपकी किसकी वैल्यू आ गई, मीन की वैल्यू आ गई। उसके बाद निकालनी है आपने वेरिएंस की वैल्यू। तो वेरिएंस का आपका फॉर्मूला क्या था, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था इस क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था आपका, समेशन आई इज इक्वल्स टू, देखो अब यहाँ आई की वैल्यू मैटर करती है, यहाँ पे भी लिखना आप, आपके क्वेश्चन में आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे ख़त्म हो रहा है, तो 0 से लेके 2, यहाँ पे भी आई 0 से लेके 2, पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके 2 पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, ये थी ना स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, और पूरे का क्या था अंडर द रूट, ठीक है। तो पी आई एक्स आई का स्क्वायर हमने नहीं निकाला ना, हमने मतलब पी आई एक्स आई का स्क्वायर तो निकाला, बट उसका समेशन तो नहीं किया, तो इसका समेशन आपको करना पड़ेगा। आप यहाँ पे भी कर सकते हो, देखो 24 + 24 कितना हो जाएगा आपका 28/169, ये इसका समेशन है, लिख लेना आप अच्छे से। और अगर पी आई का समेशन करोगे ना, तो पी आई की वैल्यू तो हमेशा समेशन करने के बाद 1 ही आनी चाहिए, और आपकी 1 ही आएगी यहाँ पे, इसको आप चेक कर लेना। 4 + 4 8, 8 + 1 9, 4 2 6, ये 169 ही बनेगा, 169/169 इसकी वैल्यू तो बनी आएगी। इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दो, देखो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू की सॉल्व करने के बाद कितनी आ रही है 28/169 माइनस पी आई एक्स आई की वैल्यू, पी आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 2/13, और उसका क्या है स्क्वायर है अंडर द रूट, ठीक है। 28/169 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 169, तो 24/169 कर दोगे। अब 169 का तो रूट इजीली सॉल्व हो जाएगा, 13 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 2√6 आएगा। दिस इज़ हाउ यू हैव टू फाइंड क्वेश्चंस। समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आएगा, वैसे मुश्किल तो कुछ नहीं था, टेबल बना के मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना। अब 5th और 6th क्वेश्चन जो है वो है बिल्कुल ईजी, बट आपको देखने में थोड़े से ऐसे लेंथी से लगेंगे क्योंकि उसमें डाई का केस है, ठीक है। 5th में तो डाई का केस है, 6th तो छोटा है, 7th भी बिल्कुल छोटा है, बस आपको डाई वाला देखने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा, है बिल्कुल आसान। देखो क्या क्वेश्चन है, 2 अनबायस्ड डाइज आर थ्रोन टुगेदर एट अ रैंडम। आपने क्या किया, आपने ना 2 डाइस को इकट्ठा उछाला, ठीक है। वट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम ऑफ नंबर शोन बाय द 2 डाइस। अब इनके सम की क्या वैल्यू हो सकती है, तो एक डाइस पे मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसकी भी मिनिमम वैल्यू 1 और इसकी भी मिनिमम वैल्यू 1, इनका सम कितना हो सकता है 2। एक डाई पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 6, इस पे भी कितनी होगी 6, और इनका सम 12, यानी कि सम की वैल्यू 2 से लेकर 12 तक वेरी करेगी ना। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, और टोटल एग्जॉस्टिव केस कितने होंगे, एक डाई की प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं 6, दूसरे कितने होंगे 6 × 6 कितने हो जाएंगे 36, और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ट्राई करेगी 2 से लेके 12 तक। बस देखो, अब बात ही आती है कि वैल्यू डाई पे 2 कब आ सकती है, जब 1 और 1 ही होगा, है ना। 3 कब आ सकती है वैल्यू, जब पहले डाई पे 2 हो दूसरे पे 1 हो, या फिर पहले पे 1 और दूसरे पे 2 हो, है ना। डाई पे वैल्यू सम 4 कब आएगा, जब 2 और 2 ही होगा, और कब आएगा जब 1 होगा
3 होगा, या फिर 3 होगा 1 होगा। 5 सम कब आ सकता है? जब पहले पे 2 हो और दूसरे पे 3 हो, और दूसरे पे 3 हो और पहले पे 2 हो। और कब आएगा? जब पहले पे 1 हो, दूसरे पे 4 हो, पहले पे 4 हो और दूसरे पे 1 हो। इसके 4 केस बन गई है। 6 सम कब कब आ सकता है? 5 हो 1 हो, उसके बाद 1 हो 5 हो, उसके बाद 4 हो 2 हो, और 2 हो और 4 हो। ठीक है, ये केस बनेंगे आपके। और एक तो रहेंगे 3 और 3 वाला केस। ठीक है जी। 7 वैल्यू कब कब आ सकती है? 4 हो 3 हो, 4 + 3 7 होता है, 3 + 4 7 होता है, 5 + 2 7 होता है, 2 + 5 7 होता है, 1 और 6 होता है, और 6 और 1 होता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आ जाओ 8 पे। 4 और 4, 6 और 2, 2 और 6, 3 5, 5 3, इतने ही बनेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ 9 पे। 9 कब बनेगा? 6 3, 3 6, 4 5 और 5 4, यही केस बनेंगे। 10 कब बनेगा? 10 आपका बनेगा 6 4 4 6 और 5 5। देन 11 के तो 2 ही चांसेस है, 6 और 5 पे बन सकता है, 5 और 6 पे बन सकता है, और 12 के तो 6 और 6 ही है। तो हमने क्या निकाल लिए कि ये हमारा सम कब कब आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे फेवरेबल केस कितने हो गए? देखो, इसमें तो फेवरेबल केस 1 ही है, इसमें आपके 2 हो गए, इसमें आपके 3 हो गए, इसमें 4 हो गए, इसमें 5 है 1 2 3, इसमें 6 है, देन इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है 1 है, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 4 5 3 2 1 ऐसे है। और इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/36, इसकी 2/36, इसकी 3/36, इसकी 4/36, इसकी 5/, इसकी 6/, इसकी 5/, इसकी 4/, और इसकी। ठीक है, क्योंकि टोटल तो आपके पॉसिबल आउटकम 36 ही है ना। समझ में आ गया? अब उसके बाद क्या करोगे आप? देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू देखिए। अब यहाँ पर ये टेबल बनाना कि x = 0 के लिए, फिर ये करोगे, फिर PI निकालोगे, फिर XI करोगे, तो ये प्रोसेस हो जाएगी काफ़ी लंबी। ठीक है जी। इसमें हम क्या करेंगे? हम सीधा हमारा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा? जो मैंने आपको भी बताया था, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज़ होगा। देखो, अगर आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे आपका केस क्या है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो सकती है कि आपने 2 डाई को थ्रो किया तो सम क्या आ सकता है? एक्सपेक्टेशन है ना, वो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो ये वाली वैल्यू ना आपकी मीन की इक्वल होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन i = 1 to n PIXI। तो इस क्वेश्चन में आपने सीधा का सीधा यही निकालना है। ठीक है। अब यहाँ पर i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? 2 से लेके 12 तक, और PIXI। अब आपको PI देखो, यहाँ पे भी और XI निकला ही हुआ है। देखिए, ये आपका क्या था? ये XI की वैल्यू थी, ये हमारे सैम्पल स्पेस थे, ये नंबर ऑफ फेवरेबल केस थे, और ये प्रोबेबिलिटी थी। तो ये तो XI, और ये PI। तो इस सब की वैल्यू को पुट करो और आंसर निकाल दो। फर्स्ट केस में PI कितना है? 1/13, और XI कितना है? 2। सेकेंड में 2/36 और XI 3, देन 3/36 और XI 4, देन 3/36, नहीं सॉरी 4 है, 4/36 × 5। तो इस तरह से कर लोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और सबको ऐड कर देना। आपका आंसर इसमें आपकी बुक में निकाल ही रखा है, आप चेक कर लेना, 252/36, और इसको डिवाइड करके 7 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो 7 का क्या मतलब है कि किसी भी वट इज़, आपके क्वेश्चन में क्या था? वट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स शोन बाय द 2 डाइस। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है कि उनका सम क्या आ सकता है? 7। अब देखो 7 क्यों आया? क्योंकि 7 के सबसे ज़्यादा फेवरेबल केस थे आपके। सबसे ज़्यादा फेवरेबल केस किसके थे? 7 के थे। तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ गई कि उन दोनों डाई को जब हम थ्रो करेंगे तो उनका सम क्या आएगा? 7 आएगा। क्लियर है? हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ही निकालनी थी कि क्या आ सकती है, तो वो हमने ऐसे निकाल दी। ये तो था जब का 5th क्वेश्चन मैंने करवा ही दिया पूरा का पूरा। अब देखो 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या है
ये मैं आपको बुक में से बता देती हूँ। 6th और 7th ना दोनों क्वेश्चन आपके उससे हो जाएंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। देखो कैसे होंगे। From a lot of 10 items containing 3 defective items, a sample of 4 items is drawn at a random. कोई भी आपके 10 आइटम है, उसमें से ना 3 डिफेक्टिव है। अ सैम्पल ऑफ 4 आइटम, आपने 4 आइटम का सैंपल निकाला तो 3 तो डिफेक्टिव है, 10 में से 3 डिफेक्टिव है, तो सही कितनी रहेगी? 7 सही रहेगी। लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन द सैम्पल स्पेस। इफ द सैम्पल इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। देखो क्या कह रही है, 10 आइटम है, 3 डिफेक्टिव है, तो 4 अनडिफेक्टिव हो गई, और आपने 4 ही निकाला है। 4 का अपने 4 अपने वो निकाली है, विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली है, और एक्स डिनोट कर रहा है कि क्या है, वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स है। डिफेक्टिव आइटम्स कितनी है? 3 है। तो ये आपने मीन और वेरिएंस निकालना है यहाँ पे एक्स का। तो इस क्वेश्चन में देखो वही सेम बात है कि एक्स की वैल्यू कहाँ कितनी हो सकती है। जब आपने वो निकाली आइटम, तो डिफेक्टिव आइटम की बात कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि एक भी डिफेक्टिव आइटम ना हो, 0 हो सकती है, हो सकता है कि 1 हो सकता है कि 2 हो, और हो सकता है कि 3 हो, क्योंकि डिफेक्टिव आइटम है ही टोटल 3, तो 0, 1, 2 और 3। ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। कैसे? आपके पास डिफेक्टिव आइटम कितनी थी? 3 थी, और टोटल आइटम्स कितनी है? 10 है। अनडिफेक्टिव कितनी है? 7 है। ठीक है। तो 3, अगर मैं कह रही हूँ कि 0 है, 0 का मतलब क्या है कि कोई भी डिफेक्टिव आइटम नहीं है। मतलब क्या है उसका कि 3 की 3 डिफेक्टिव आइटम में से कोई भी डिफेक्टिव आइटम नहीं आया, यानी कि 3 से 0। आपके पास 3 डिफेक्टिव आइटम्स थी, उसमें से हम पहले कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू का 0 का क्या मतलब है कि डिफेक्टिव आइटम आई ही नहीं हमारे पास, तो मतलब 0। उसके बाद अनडिफेक्टिव कितनी है? 7। और हमने क्या किया है? 4 आइटम्स निकाली है, तो चारों की चारों जब डिफेक्टिव नहीं आई तो अनडिफेक्टेड आई, यानी कि चारों की चारों इसमें से आई। और नीचे क्या आएगा? टोटल आइटम्स कितनी है? 10, और 4 आइटम्स निकाल रहे हैं हम, तो 10C4। समझ में आया आपको? ये क्या है आपको? कॉम्बिनेशन आपको सॉल्व करना ही आता ही होगा। ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड केस क्या बनता है कि जब आपके पास 1 का मतलब क्या है कि एक कैसा पीस है? डिफेक्टिव पीस है। ठीक है। तो डिफेक्टिव पीस टोटल थे कितने? 3, उसमें से एक डिफेक्टिव पीस यानी कि एक इसमें से आ गया। नॉन डिफेक्टिव कितने थे? 7। एक डिफेक्टिव पीस तो आ गया, टोटल कितने निकाल रहे हो पीस? 4। तो बाकी 3 किस में से आएंगे? इसमें से आएंगे। टोटल आइटम आपकी 10 थी, और उसमें से आपने 4 पीस निकाले। ठीक है। ये आपने ऐसे बनाना है। उसके बाद देखो 2 का केस मतलब 2 डिफेक्टिव आइटम आपके आ गए, तो 3 डिफेक्टिव में से 2 डिफेक्टिव आ गए, और अनडिफेक्टिव में से भी 2 आ गए, क्योंकि टोटल 4 निकालनी है, और ये ऐसे। उसके बाद 3 का केस क्या होगा कि 3 डिफेक्टिव में से तीनों ही डिफेक्टिव आ गए, और इसमें से आपका एक भी नहीं, एक आएगा, क्योंकि टोटल 4 है ना, तो एक इसमें से आ गया, और नीचे 10C4। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, पी एक्स आई मतलब प्रोबेबिलिटी भी आ गई, ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी। एक्स आई की वैल्यू ये थी, पी आई की वैल्यू ये थी, पी आई इंटू एक्स आई किया, पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर किया, इन सबको ऐड किया तो मीन आ गया, इनको ऐड किया तो इसकी वैल्यू आ गई, वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दिया, एंड फाइनल आंसर आपका आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? ये करने तब का क्वेश्चन इजी बन गया, इसलिए हमने ये मेथड यहाँ पर अप्लाई किया। विदाउट रिप्लेसमेंट में हम यही मेथड अप्लाई करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं है ना। देखो उसमें तो रिप्लेसमेंट थी, जैसे अभी आपने पीछे वाला क्वेश्चन किया, आपने क्या था पीछे वाले क्वेश्चन में, इसमें तो रिप्लेसमेंट रैंडम वाला केस था ना। उससे पहले वाले में क्या था, ये 2 कार्ड्स वाला केस था, तो आपने एक कार्ड निकाला, देख लिया और रख दिया, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना। 2 कार्ड्स निकाले तो एक हो सकता है सक्सेस, एक हो सकता है फेलियर आ जाए। बट यहाँ पे क्या है कि रिप्लेसमेंट नहीं करनी। एक बार जो आइटम आपने निकाली है किसी भी बैग में से, वो आ गई है तो उसको बाहर ही रखना है। अब फिर दूसरी निकालनी है, फिर उसको बाहर रखना है, फिर तीसरी निकालनी है तो उसको बाहर। तो जब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होता है ना, तो हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं कि हमारी 3 डिफेक्टिव चीज़ें थी, उसमें से मतलब 10 टोटल बैग में चीज़ें पड़ी हैं, 3 डिफेक्टिव है मेरे को पता है, और 4 अनडिफेक्टिव है। मैंने उसमें हाथ डाला, और कोई आपकी मैं कह रही हूँ कि एक्स की वैल्यू क्या है कि कोई भी डिफेक्टिव आइटम नहीं आएगी। नहीं आने का मतलब क्या है कि आपकी सारी की सारी आइटम्स कैसी हैं, सही है, तो सही वाले में से आएगी, यानी कि
सही वाला केस कौन सा है, 7 वाला, तो उन 7 में से आपकी चारों की चारों आइटम्स आ गई है। तो इस तरह से हम क्या लगाते हैं, कॉम्बिनेशन। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, find the probability distribution of number of white ball drawn in a random row of 3 balls without replacement from a bag containing 4 white and 6 red balls. Also find the mean and variation. देखो एक बैग के अंदर 4 वाइट और 6 रेड बॉल्स पड़ी है, आपने उसमें से 3 बॉल्स निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, तो उसका आपने मीन और वेरिएंस बताना है। ठीक है, 4 वाइट है और 6 रेड है, तो क्या 3 बॉल्स निकाल रहे हो आप, क्या पॉसिबल केस एक्स की वैल्यू, हो सकता है कि एक भी वाइट बॉल लाए, हो सकता है कि एक आ जाए, हो सकता है कि 2 आ जाए, हो सकता है कि 3 आ जाए, बॉल्स ही टोटल 3 निकाल रहे, तो ये चांसेस बनेंगे ना 0 1 2 3। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो कॉम्बिनेशन तो लगाना पड़ेगा। एक्स इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि कोई भी वाइट बॉल नहीं आई। अब वाइट बॉल नहीं आई तो सारी की सारी 3 की 3 बॉल कौन सी आएंगी, रेड आएंगी, रेड आएंगी ना, तो यहाँ पे आपका केस क्या बन जाएगा, 6C3 इंटू, कन्फ्यूज मत हो, इंटू। अब यहाँ पे ये भी कर सकते हो, वाइट बॉल्स कितनी थी, वाइट बॉल्स एक भी नहीं आई ना, तो 4C0, उसकी वैल्यू 1 ही होगी, इसलिए आपने इसको यहाँ पे स्किप किया हुआ है, यहाँ पे लिख देना 4C0, कुछ गलत नहीं होगा। नीचे क्या आएगा, टोटल बॉल्स कितनी होगी, 6 + 4 10, और बॉल्स निकाल कितनी रही हैं 3। जब एक्स 1 है तो इसका मतलब क्या है कि एक वाइट बॉल आई, वाइट बॉल टोटल कितनी थी 4, एक वाइट बॉल इसमें से आ गई थी यानी कि 4C1, 6 रेड बॉल्स थी, टोटल निकाल कितने रहे हम 3, एक इसमें से आ गई तो 2 किसमें से आएंगी, इसमें से आएंगी, और नीचे तो आपका यही रहेगा। ठीक है, क्लियर है। देन 2 वाइट बॉल्स आए, एक्स इक्वल टू 2 का मतलब 2 वाइट बॉल, तो 4 में से 2 तो यहाँ पर आ गई, निकाल टोटल 3 रहे हैं, तो एक यहाँ से आ जाएगी, यानी कि 4C2 और 6C1, 3 मतलब तीनों की दोनों यहाँ की वाइट बॉल्स आ गई। तो वाइट बॉल्स थी कितनी 4C3 इंटू 4C3 बन जाएगा, क्योंकि 3 बॉल्स यहाँ से आ गई, इंटू 6C0, क्योंकि यहाँ से एक भी बॉल 0, एक भी बॉल नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, उस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे लिख ही रखा, आप लिख लेना, नीचे तक आपका यही रहेगा। देन एक्स PX लिख दिया, उसके बाद इन्होंने करके नहीं दिखा रखा, आपने करना है, ये आप टेबल बनाओगे, XI PI XI इंटू मल्टीप्लाई करोगे, इन सबको ऐड करोगे, उसके बाद मीन और वेरिएंस निकालना है बस। अब देखो आपका जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन भी विदाउट रिप्लेसमेंट का है, इसको भी आप कॉम्बिनेशन से करना। ठीक है, देखो ये वाले क्वेश्चन मीन एंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स दे रखा है PX दे रखा है, सिंपल सा है, कुछ इसमें स्टेटमेंट नहीं है। एक्स है, XI PI की वैल्यू है, XI स्क्वायर निकालना, XI इंटू PI करना, PI इंटू XI का स्क्वायर करना, मीन और वेरिएंस निकालना। इस तरह के क्वेश्चन है ना एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में स्कोर कर सको। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई स्टेटमेंट ही नहीं दे रखी, आपको सिर्फ फॉर्मूला निकाल पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ऑफ अ नंबर ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग एन अनबाइस्ड डाइस। आपने एक डाई को थ्रो किया तो उस पर नंबर रिजल्ट क्या आएगा, हो सकता है कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, बस उसकी प्रोबेबिलिटी लिखना, और उस सबका क्या निकालना है, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद आपने एक डाई को 3 बार टॉस किया है, उसके लिए करना है। देन एक्स विच डिनोट्स द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा दूँगी आपको। ओके, फाइंड द मीन एंड वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। देख लेना ये वाले क्वेश्चन एक बार सारे रीड कर लेना, पूरे एक्सरसाइज आप ट्राई कर लेना, जो क्वेश्चन ना हो मुझे बता देना। 3rd क्वेश्चन बोला था मुझे किसी ने, अभी थोड़ी देर अभी मैंने जस्ट कमेंट रीड किया था, तो आप एक बार इसको कॉम्बिनेशन से करना, फिर भी नहीं होता तो मुझे बता देना, मैं आपके डाउट्स एक साथ ही लूँगी इस एक्सरसाइज के, क्योंकि ग्रुप्स एंड रिंग्स की मैं आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ, तो मैं पूरी एक्सरसाइज शायद इसकी नहीं करवा पाऊँगी, आपके डाउट्स मुझे आप बता देना। ठीक है जी, ओके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, और आपका 1.1 का कंसेप्ट भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर समझ में आ गया हो तो बता भी देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।